नमस्कार। बंगाल का संदेश लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अदिति राजपूत। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। महुआ चैटर्जी जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से नज़दीक से देख रही हैं, चुनाव को वो कवर कर रही हैं। अजीत झा हैं हमारे साथ जो पूरे देश की राजनीति को समझते हैं, लेकिन बिहार और बंगाल से उनका ख़ास लगाव है क्योंकि वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का समय गुजारा है। और यही वजह है कि जब इन दोनों को आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बंगाल की राजनीति किस तरह से काम कर रही है। तो अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, अब जाति सिर्फ आंकड़ा नहीं है, जबकि वो सीधे राजनीतिक गठबंधन बनाने वाला एलिमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। एक छोटे से आंकड़े की अगर मैं बात करूँ तो एससी जनसंख्या लगभग 23 से 24% है, जिसका मतलब सीधे तौर पर ये होता है कि हर चौथा वोटर जो है वो दलित पृष्ठभूमि का है। यहाँ पर मटुआ, नामशूद्र, राजवंशी, कमतापुरी, कोच जैसे उपसमूह सिर्फ अब वोट बैंक नहीं है, जबकि स्थानीय पहचान के मोर्चे पर भी वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर यही चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जातियाँ जो हैं एक बड़ा वोट बैंक तो बनी है, लेकिन अब ये एक बड़ा रोल प्ले करती नज़र आ रही हैं, पहले से कुछ अलग नज़र आ रही हैं। महुआ, आपसे मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगी। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, 2019 में मटुआ वोटर्स जो थे वो बीजेपी के साथ ज़्यादा नज़र आए थे। 2021 में आते आते तस्वीर बदल जाती है, वो ममता बनर्जी के साथ नज़र आते हैं। तो क्या ये जो जातियाँ हैं ये किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं? क्या इन्हें नज़र आता है जब ये अपना स्टैंड बदलती रहती हैं? ये जो मथुआ के बारे में आपने बात किया वो बिल्कुल ही अलग केस है, क्योंकि इनके साथ क्या हुआ, ये जो सीए एनआरसी की दौर चला सेंटर के ओर से, तो उसमें क्योंकि ये मथुआ लोग जो है ये वैसे तो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, और ये रहते हैं बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है बंगाल का उस पार्ट में, और ये सारे बांग्लादेश से आए हुए लोग वहाँ पे बसे हुए लोग हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत साल पहले ही आ गए थे। ये तो 47 में ही आ गए थे, पार्टीशन के समय आ गए थे। कुछ जो बचे थे वो 71 में आ गए थे जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। तो ये सारे लोग जो हैं ये इनका एक खुद का आइडेंटिटी है और रहा है, लेकिन कभी राजनीति में इनका आइडेंटिटी का अलग जिक्र नहीं रहा है। ये जिक्र एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कहीं और बात कर रहे थे, तो उस पर ये बात हम लोग बार बार बोलते हैं कि ममता बनर्जी ने उनका पॉलिटिक्स जब चालू किया ये 2011 से पहले, उसी समय से इन लोगों को अलग से आइडेंटिफाई करके उन लोगों को अलग जगह देने की बात की, और क्योंकि जुड़ने की एक बड़ा सा वोट बैंक है तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश की। बाद में बीजेपी ने उसमें लेके वो वोट बैंक उनसे लेके खुद का वहाँ जगह बनाया, लेकिन वो जगह जो था वो पूरा ही वो सीए एनआरसी के बेसिस पे था, और जैसे ही वो मुद्दा थोड़ा नीचे हो गया तो थोड़ा सा उन लोगों के बीच में भी डिसअपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं वो हुआ, और उसके वजह से वो हट गए। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे जो एससी एसटी कम्युनिटीज़ हैं और बाकी जातियां हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी शुरू में ही कि बंगाल एक इस तरह से अजीब स्टेट है जहाँ जाति नहीं है, ऐसा नहीं है हिंदुओं में, लेकिन वो इलेक्शन का काम नहीं आता है किसी को भी, किसी पार्टी को भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ लोग किसी का जात के हिसाब से वोट नहीं करते हैं। आज मैं जाके अगर मथुआ समाज का बहुत काम करके 5 साल बाद अगर उनका कैंडिडेट बन जाऊँ तो मुझे भी वो वोट दे देंगे, मैं मथुआ नहीं भी हूँ तो। मैं समझाने के लिए ये बात बोल रही हूँ। हाँ, तो इस तरह से वोटिंग होती है वहाँ पर, तो इसलिए इंटरेस्टिंग है ये फिनोमेनन, क्योंकि ये कोई और स्टेट में नहीं है इंडिया में मेरे हिसाब से। ठीक है अजीत जी, क्या इस बार एससी वोटर्स जो हैं वो गेम चेंजर साबित होने वाले 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में? एससी वोटर कुछ है नहीं बंगाल में, जो महुआ ने राइटली पॉइंट आउट किया। कोई एससी वोटर नहीं है क्या? एक चीज़ समझने की कोशिश करता है, जो लार्जेस्ट सेक्शन है एससी वोटर का सबसे बड़ा है राजवंशी।
वो करीब करीब 45% है एससी वोट का, टोटल एससी वोट का 45% अकेले है राजवंशी, बट वो ज़्यादातर नॉर्थ में है और ये काफ़ी सालों से सेटल्ड है, ठीक है। और ये जो मटुआ है ये बेसिकली एक रिफॉर्म मूवमेंट चला था 19th सेंचुरी में, उसको कहते हैं नाम शूद्र। तो नाम शूद्र जो रिफॉर्म मूवमेंट चला उसके कारण ये मटुआ आइडेंटिटी आया, और उनको बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश के पहले ही जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो उनके खिलाफ जो है काफ़ी अत्याचार हुआ, बिकॉज वो होता हिंदू मुस्लिम और ख़ासकर बाकी हिंदू तो बड़े वेल ऑफ थे, धनिक थे, लैंडलॉर्ड थे, जैसे जो भद्रो लोग जो उधर से कुछ आए हैं वो जैसे बड़ीसाल वगैरह से जितने वेल नोन एकेडमिक हैं, अमर्त्य सेन का परिवार हो, सत्यजीत रे का परिवार हो, फिल्म मेकर, या मान लो तपन राय चौधरी। हाँ, मैं वही नहीं वही मैं समझा रहा हूँ कि ये लोग जो है ना, ये लोग जो आए तो इनको एक प्रिविलेज पोजीशन मिला इंडिया में। और मैं इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करूँगा, ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी थी। कांग्रेस राजनीति अपर कास्ट से इतना डोमिनेटेड था कि वो शेड्यूल कास्ट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंटेशन ठीक से कर नहीं पाया। जगजीवन राम एक थे बिहार में, पर बाकी अंबेडकर से उनका हमेशा झगड़ा रहता था और वो ठीक से उसको रिप्रेजेंट कर नहीं पाए। बंगाल के केस में जो भी शेड्यूल कास्ट नाम शूद्र हो या बाद में मटुआ, वो जो वहाँ से आए भारत में, उनको वो कद्र नहीं मिला जो बाकी जो हिंदूज जो आए हैं बांग्लादेश से उनको जो मिला। तो उस कारण जो है ये आइडेंटिटी एक अजीब तरह से मटुआ आइडेंटिटी बना, और उसको तृणमूल भी यूज़ किया और उसको बीजेपी भी यूज़ किया। तो अजीत जी, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि राजवंशी वोट बैंक जो था उसको बीजेपी ने जल्दी लॉक कर लिया अपनी साइड? ऐसा क्यों हुआ? वही कारण जो मैंने कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो वीकनेस था, और कांग्रेस के बाद मैं कहूँगा टू सम एक्सटेंट सीपीएम का भी, और कह सकते हैं तृणमूल का भी, ये लोग इतना सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे कि कास्ट आइडेंटिटी को ये उजागर नहीं करना चाहते थे। तो बीजेपी 3 आइडेंटिटी को उजागर किया, तृणमूल भी किया है, बट बीजेपी 3 आइडेंटिटी को उजागर करके अपना पैठ कर लिया, राजवंशी, मटुआ और तीसरा ट्राइबल। ये तीनों आइडेंटिटी को ये लोग ऐसे करते थे कि हम लोग तो कास्ट डिवीज़न है नहीं, बंगाल यूनिक स्टेट है, हम तो छोटो लोग बड़ो लोग वो भी नहीं बात करते थे, वो बात करते थे सब हम बंगाली आइडेंटिटी, तो उसको उसी में समावेश कर देते थे। बीजेपी तीनों को ग्रैब किया। चौथा मैं भूल गया, गोरखा आइडेंटिटी, क्योंकि वहाँ पे कुरबोड़ाहट था दार्जिलिंग के इलाके में, तो उसमें भी वो क्योंकि वहाँ पे बात किया कि अच्छा हम स्टेट बनाएंगे, अभी भी बात करते हैं कि एक नया सीमांचल बनाएंगे जिसमें बिहार का भी सीमांचल और इधर से दार्जिलिंग और ये पूरा जो इलाका है कुछ बिहार, जो चिकन नेक जो का जो प्रॉब्लम होता है उसको लेके एक राज्य बनाएंगे। तो ये सब क्या हुआ ना, उसके बाद जो महुआ पॉइंट आउट की कि CAA कि उसमें हिंदू जो है आएंगे तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। तो मटुआ को लगा कि भाई हम तो हिंदू हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वहाँ से आए हो, तो उसके लिए कागज़ चाहिए। तो कागज़ तो उनके पास था नहीं, गरीब लोग थे। कागज़ मांगेंगे फिर वो उनके खिलाफ नजर आएंगे। हाँ, उनको डर लगता है कि कागज़ दिखा देंगे तो हो सकता है वापस भेज दे। तो बड़ा पिक्यूलियर सिचुएशन है। बीजेपी बार बार कहती है, बीजेपी का टारगेट है कि अल्पसंख्यक के खिलाफ बीजेपी चाहती है मटुआ का वोट मिल जाए, बट अभी तक ठीक से SIR में मटुआ का भी बहुत नाम कटा है। तो ये जो है वो बीजेपी को मतलब एक तरह से इट विल कम टू। मैं उसी पर आना चाहती थी, जो बात अजीत सर कह रहे हैं कि SIR अब किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, खासकर मटुआ और राजवंशी जो है उनमें। ये SIR, ये CAA NRC अगर इससे पहले नहीं हुआ होता तो शायद SIR से इन लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा क्योंकि वो एक बैकड्रॉप है, ये SIR उन बीजेपी के लिए थोड़ा उल्टा पड़ गया मुझे लग रहा है इस समय, क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज्ड है। पहले तो बीजेपी के ऊपर निर्भर कर रहे थे कि बीजेपी हमें नई सिरे से सिटीजनशिप दिलवा देंगे, जबकि ये
ये सिटीजनशिप दिलवा देंगे, लेकिन ये एसआईआर से उनको लगा कि बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा फिर से हमें सिटीजनशिप प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये जो माहौल तैयार हो गया है, इसमें वो बहुत नाखुश नज़र आ रहे हैं। और रिसेंटली इनफैक्ट यहाँ उनका जो एमपी है शांतनु ठाकुर, जो मतुआ समाज से ही हैं, और उनके तो वो उनका अभी लास्ट वीक में उनका रैली से उनको ये प्रश्न पूछा सब लोगों ने, जो आए थे लोग उनके रैली में, और उस रैली में वो पूछने के बाद वो वहाँ से जल्दी से भाग गए, क्योंकि उनके पास कोई उसका जवाब नहीं था। तो ये सबसे लग रहा है कि मतुआ समाज जो है, जो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ बीजेपी को सपोर्ट किया था टिल लास्ट टाइम, इवन 2024 में, इस बार शायद थोड़ा हल्का पड़ जाए। अदिति, इस डिबेट में एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करता हूं, क्योंकि समय से बाहर निकल रहे हैं। ये जो कहना है लोगों का कि बंगाल में जाति नहीं है, बिहार में है, यूपी में है, तो इसका एक करेक्शन मैं और करता हूं। शुभेंदु अधिकारी को लीजिए। शुभेंदु अधिकारी का जो इलाका है मेदिनीपुर, वहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा की है, नॉर्थ में, उत्तर में और मेदिनीपुर में। उसका कारण क्या है? एक तो है कि शुभेंदु अधिकारी बहुत कहिएगा ग्राउंड लेवल लीडर हैं और ममता के साथ राजनीति करते थे। तो दूसरा कारण है, वो एक जात से आते हैं जिसको कहते हैं महिसी। महिस मतलब भैंस। तो वो यदि बिहार में होता तो वो ओबीसी आइडेंटिटी होता, बंगाल में है तो महिसी ओबीसी नहीं है, बट वो जो है उसको यूज़ करते हैं, वहाँ का वो डोमिनेंट कास्ट है। उसी तरह से आप यदि उस इलाके में जाएंगी जहाँ मैं बड़ा हुआ, आसनसोल, तो वहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बहुत पावरफुल है वहाँ पर। इनफैक्ट सीपीएम के सबसे बड़े जो शेड्यूल कास्ट लीडर थे, हरे कृष्ण कोनार, वो उसी कम्युनिटी से थे। बावड़ी कहते हैं उसको। तो उस इलाके में, वर्तमान के इलाके में, नदिया में, बावड़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग कास्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कास्ट आइडेंटिटी है, उसको राजनीति में एक तरह से कहिए भजाया नहीं गया। बीजेपी भजाने में सबसे आगे है और उससे कम थोड़ा तृणमूल है। ठीक है, तो महुआ फिर जिसे कहेंगे जाति आधारित पॉलिटिक्स जो की जाती है, उसको टिकटों की जब बंटवारे हुए हैं उसमें भी ध्यान रखा गया है इस बार? देखिए, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें तो आपको एससी कैंडिडेट्स देने ही पड़ेंगे। तो ये चाहे आप चाहिए या नहीं चाहे, आपको देना ही पड़ेगा। तो वो अगर आप छोड़ देंगे, जो काफ़ी है वेस्ट बंगाल में, वो अगर आप छोड़ देंगे, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में मैं ये बोलूँगी, वैसे लिस्ट अगर आज का देखेंगे तो काफ़ी सारे एससीज़ को नॉन रिजर्व में भी मिला है टिकट। लेकिन बात यही है कि वहाँ कोई जो वोट देने के लिए वोट के दिन सुबह उठ के जा रहा है, वो कैंडिडेट का कौन सा जात है, मैं अभी भी बोलूँगी कि अजीत जी जो भी कह रहे हैं मैं उसको रिफ्यूट करूँगी ये बोल के कि वो उसका जाति देख के वोट नहीं डालने जा रहा है। वो एकदम तय करके जा रहा है कि किस पार्टी को उसको वोट डालना है, और उस पार्टी का चाहे जो भी कैंडिडेट हो, जो भी जात से हो, वो उसी को डालेगा। तो क्या मुद्दे और जो काम करने वाला कैंडिडेट है वो है, या फिर सिर्फ पार्टी ही है यहाँ पर? सबसे पहले मुद्दे और काम करने वाली बात है, लेकिन पॉलिटिक्स वहाँ पे पार्टी के हिसाब से ही खेला जाता है। तभी मैंने कहा ना कि बंगाल को एकेडमिक्स कहते हैं पार्टी सोसाइटी, जो कि बाकी जगह बिहार को कहिएगा कास्ट सोसाइटी। सवाल अजीत जी मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि क्या अब जाति आधारित, जो आपने कहा कि बीजेपी उस चीज़ को लेकर आ रही है, तो अब जाति आधारित पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल में? बीजेपी के पहले तृणमूल शुरू की सॉफ्टली, बीजेपी उसको मस्कुलर वे में एग्रेसिवली कर रहा है, नया आइडेंटिटी देकर। हालांकि बीजेपी को के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बीजेपी हमेशा बात करती है हिंदू वोट तो बहुत ज्यादा पोलराइज तो इसी तरह से किया जाता है। तो बहुत ज्यादा जाति का आइडेंटिटी बनाएंगे तो हिंदू वोट वीक हो जाएगा। तब तो राहुल गांधी कुदक के आ जाएंगे और कह देंगे कास्ट सर्वे कर दो, है ना। तो इसलिए बीजेपी चाहता है कि कास्ट आइडेंटिटी करके मटुआ वोट मिल जाए, राजवंशी वोट मिल जाए, पर साथ ही साथ बात तो करता है जय श्री राम, आजकल जय दुर्गा भी, है ना। और तृणमूल जो है वो नेगोशिएशन करता था मटुआ के
साथ, राजवंशी के साथ, बाकी कम्युनिटीज के साथ, जो सीपीएम ने कभी नहीं किया। सीपीएम जो है बड़ा स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म, जिसको कहते हैं फ्रेंच सेकुलरिज्म, वो करता था। जल्दी से एक प्रेडिक्शन दे दीजिए कि क्या है इस बार। मैं prediction- मटुआ और राजवंशी जो है किधर जा रहे हैं? मटुआ और राजवंशी दोनों में स्प्लिट हो रहा है, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अब कौन किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, किस तरफ कम जा रहा है, ये तो हम 4 तारीख को देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जल्दी से बोलना चाह रही हूँ। बंगाल का जो दूसरा पार्ट है, जब यूनाइटेड बंगाल था, वो मैंने अभी जो थ्योरी बोला ना कि जो वोटर है वो सुबह उठ के पार्टी के हिसाब से वोट देने जाते हैं, तो उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा सोच लीजिए, बगल में बांग्लादेश है जो एक समय बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। वहाँ पे है मुसलमानों का देश है ज़्यादातर डोमिनेंटली, और पार्टीज सारे मुसलमान और उसी में है, और हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी है। लेकिन सारा देश जो है 2 पार्टी में बटी हुई है, या तो आप आवामी लीग के सपोर्टर है, नहीं तो आप बीएनपी के सपोर्टर है, बीच में कुछ है नहीं। तो ये पार्टीजन पॉलिटिक्स वहाँ बगल में भी है, देखने में मज़ा आता है। तो उसका असर कितना होता है वो भी देखने में मज़ा आएगा। तो 4 मई का इंतज़ार रहेगा, और ये जो जाति आधारित पॉलिटिक्स है ये पश्चिम बंगाल में कितना असर डालेगी ये देखना वाकई इस बार दिलचस्प होगा, क्योंकि आगे आने वाली जो ज़मीन होगी वो भी उसके आधार पर, जो राजनीतिक ज़मीन होगी वो पश्चिम बंगाल में शायद बदलती हुई नज़र आ सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।